भारतीय दर्शन जो है वो अलग कहता है और आप अलग चलाते हैं, उससे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसलिए आप देखिए 2 दिन पहले देखा ना, बेंगलोर में बहुत बड़े उद्योगपति, सक्सेसफुल उद्योगपति, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एवरीवन इज स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस है, क्यों स्ट्रेस है? उसका कारण भी ये दर्शन का तफावत है। अब देखिए, आपने कहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पश्चिम की दृष्टि से ह्यूमन एक रिसोर्स है, आदमी आदमी नहीं है, आदमी एक साधन है, मनुष्य एक साधन है। क्या भारत की दृष्टि से मनुष्य एक साधन है क्या? नहीं, मनुष्य तो ऐसा जीवंत व्यक्तित्व है कि जो पूरे साधनों को जुटाता है। हम कहते हैं एआई आ जाएगी तो हमारी नौकरियां खा जाएगी। अरे भाई, कंप्यूटर आया तभी भी लोग यही कहते थे। अब आप देखिए यार, मैंने अभी कल बुधवार है, कल मेरी कॉलम में आएगा, मैंने एक केस स्टडी लिखा है। उसमें अल्बानिया की सरकार ने, अल्बानियन गवर्नमेंट ने एक नया प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि अपने जो कर्मचारी है वो ढंग से काम नहीं करते हैं, सरकारी कर्मचारी, और वो रुश्वत लेते हैं। इसलिए उन्होंने एक मंत्री बनाई। जैसे मंत्रालय, जब नए मंत्री आते हैं तो शपथ लेते हैं ना, शपथ समारोह आयोजित होता है। तो उन्होंने शपथ समारोह में एक मंत्री जो है उसको शपथ दिलाया, वो एआई मंत्री है। एआई मंत्री, एआई ने भी शपथ लिया और वो मंत्री बन गई। उसका नाम भी रखा है। तो जो एआई मंत्री है उसने अपना काम शुरू किया है। 1 साल उसका काम चला। अभी अल्बानियन सरकार ने उसको मंत्री के रूप में से हटा दिया, उसने इस्तीफा दे दिया उसने। अब किसी ने कहा कि भाई, आप सरकार ने कहा कि इस्तीफा दे दो तुम। क्यों इस्तीफा देना पड़ा? पहले ही एआई मंत्री को हटा दिया। अब सब जब एआई मंत्री बने तब कहे थे सब कि सब फील्ड में आ जाएंगे, राजनीति में भी एआई आ जाएगी। उन्होंने कहा कि एआई का एनालिसिस करते समय उनको पता चला कि ये तो मनुष्य से भी ज्यादा गड़बड़ करती है। जिसने इसका प्रोग्रामिंग किया है उस कंपनीज के जो फ्रॉड है इसको वो नहीं पकड़ती है, और जो दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर है उनके फ्रॉड न होते हुए वो फ्रॉड जनरेट करती है और हमें दिखाती है। तो अल्गोरिदम जो है उसमें गड़बड़ है। एआई के अल्गोरिदम में गड़बड़ रहेगी रहेगी रहेगी, क्योंकि तकनीकी से काम करने की जगह हमें मनुष्य के अल्गोरिदम पर काम करने की आवश्यकता है। यह भारत का संदेश है। जब तक हमारा अल्गोरिदम ठीक नहीं होगा तब तक कितने भी मशीन आप बना लो, देयर इज नॉट अ क्राइसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर इज नॉट अ क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज अ क्राइसिस ऑफ वैल्यू सिस्टम। वैल्यूज क्राइसिस आज 21वीं सदी में अगर हम बात करें तो एक चीज की क्राइसिस है, वो क्राइसिस है वैल्यूज की क्राइसिस, मूल्यों की क्राइसिस। हम सिखाते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वो बढ़ना चाहिए। वैल्यूएशन बढ़ती है लेकिन वैल्यूज नहीं बढ़ती है, इसीलिए वो 100 साल तक, 200 साल तक वो कंपनी टिक नहीं पाती है। हमारे पास बहुत सारे कॉर्पोरेशंस हैं जिन्होंने 200 साल तक भारत में व्यापार किया, फिर भी आज वो पनपते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वैल्यूएशन के साथ वैल्यू सिस्टम है। ये वैल्यू सिस्टम जो है वो हमारे बच्चों को हमें पढ़ाने चाहिए। इसीलिए हमें we will not make managers nowadays after implementing NEP, we want to make भारतीय लीडर्स। हम भारत के लीडर बनाना चाहते, केवल मैनेजर बनाना नहीं चाहते। देखिए, कृष्ण ने, हम मैनेजर की व्याख्या करते हैं, मैनेजमेंट इज टू बी वर्क डन बाय अदर्स। दूसरों के पास से काम लेता है, काम करवाता है, उसको हम कहते हैं मैनेजर। भारत की यह संकल्पना नहीं है, भारत की संकल्पना नहीं है। भारत की संकल्पना ये है, समय आने पर जो पहले स्वयं काम करता है और अपने आचरण से जो दिखाता है वो मैनेजर है। यस, हमारी संकल्पना वो नहीं है। तो ये जो फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन, फंडामेंटल डिफरेंस जो है उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि गांधी जी ने स्वयं उपवास न किए होते, गांधी जी ने स्वयं अपना सादा पहनावा न पहना होता तो लोग इतने प्रभावित न होते। शिवाजी ने स्वयं त्याग न किया होता तो लोग इतने प्रभावित न होते। ये तेन त्यक्तेन भुंजिता की परंपरा है, यानी कि पहले तू त्याग दे और त्याग के कारण उसको भोग रहा है, ऐसा आनंद ले। वो आनंद वो तुम्हारे व्यक्तित्व में परिणमित होना चाहिए, व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। वो ही भारतीय व्यक्तित्व का दर्शन है। ये हमें फंडामेंटल अपने हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, प्रजापति साहब, तो वो उन्होंने कहा था वी विल चेंज इंटेंट, वी विल चेंज कंटेंट, वी विल चेंज कॉन्सेप्ट,
we will change context, right? Content, intent, context and concept, चारों चीजों के ऊपर अगर हमें काम करना है, इसके लिए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा चाहिए। तो जाके जो बच्चा है वो अपने आप में गौरव ले पाएगा और वो बच्चा कह पाएगा हाँ मैं भारतीय हूँ, राइट, मैं भारतीय हूँ। राधा कृष्णन यहाँ आए थे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में, तो उनका दीक्षांत प्रवचन था, कॉन्वोकेशन स्पीच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। तो कुछ बच्चे वाइस चांसलर को मिले कि सर ये जो व्यक्ति आए हैं बहुत अद्भुत व्यक्ति है, हमें थोड़ा मिलना है उनसे। वो बीई के बच्चे थे, बीई किया उन्होंने यहाँ से। आप जानते हैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की 2 फैकल्टी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, वो फाइन आर्ट्स एंड ये इंजीनियरिंग। तो उन्होंने कहा वाइस चांसलर कोई बात नहीं, हम आपका संवाद करवाते हैं उनसे। तो संवाद करवाया, 10-15 बच्चे आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपका व्याख्यान बहुत अच्छा लगा और आपको सुनना हमें अच्छा लगा। हम यहाँ से भारत छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन आपने जो भारत की बातें की उससे अब हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ ही रहना चाहिए। तो राधा कृष्ण ने कहा क्यों जाना चाहते हैं आप विदेश में? तो उन्होंने कहा कि हम पढ़ने जाना चाहते हैं, हमने बीई कर लिया है, वी विल परस्यू आवर मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, तो इसीलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मास्टर करने के लिए जाओ, हम ये नहीं कहते कि विश्व में पढ़ने के लिए नहीं जाओ, आपको जाना चाहिए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लेना चाहिए, ये हम कहते हैं, आप जाके आओ, लेकिन 2 बातें याद रखना है। तो कहा कौन सी 2 बातें? एक बात उन्होंने कही कि आप ये याद रखना, एक आप महान शक्तिशाली राष्ट्र के आप संतान हैं, इसीलिए आप जो करोगे वो भारत करेगा। आप कहीं पर थूकोगे तो भारत में ऐसा ही होता है, भारत में लोग थूकते हैं, वो मैसेज जाएगा। आप चोरी करोगे तो भारत में चोर लोगे, ये मैसेज जाएगा। एक शक्तिशाली राष्ट्र के संतान के नाते आपको ये देखना है कि मैं ही स्वयं भारत हूँ। और दूसरा, आप जो जाते हैं वहां पे, तो आपको ये देखना है जो भी ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे देश के लिए है, मेरे समाज के लिए है, इसीलिए उसको वापस लौटाने के लिए, अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए आपको वापस आना है यहाँ पे। और आपको आनंद होगा कि वो 10 बच्चे जिन्होंने सुना था, वो 10 के 10 बच्चे आज भी भारत में हैं। कई लोग देहांत भी हो गया, वहां पढ़े और वहां यहाँ पे आए। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की असर है। उन्होंने तो एक ही व्याख्यान दिया, हमें तो पूरा कंटेंट बदलने की आवश्यकता है। दूसरा आप देखिए, हम कहते हैं, मैंने कहा जैसे ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए हमारा जो मंत्रालय का नाम था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, HRD मिनिस्ट्री कहते थे, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऐसा कहते थे। उसको बदल दिया हमने, क्या किया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्यों बदला? उसके पीछे भी ये रहस्य है कि यहाँ पे मनुष्य को केवल रिसोर्स नहीं मानते हम, मनुष्य एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है। जितने भी विश्व में प्राणी हैं, उस सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ क्रिएचर जो है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति जो है, वो ये मनुष्य है। इसलिए हम उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे, हम उसको एसेट नहीं कहेंगे, हम उसको कॉन्शियसनेस कहेंगे, मनुष्य चेतना कहेंगे, जिनसे पूरी पृथ्वी की चेतनाएं पनपती है, ऐसी ये मनुष्य चेतना है। इसलिए मनुष्य का महिमा करना चाहिए, ऐसे वहां पे कहा गया है। तो कई लोग, हमारे विरोधी लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि नाम बदलने से क्या है। शेक्सपियर ने कहा है व्हाट इज देयर इन अ नेम, नेम में क्या है। तो मैंने कहा कि शेक्सपियर ने लिखा व्हाट इज देयर इन अ नेम, फिर नीचे लिखा रिटन बाय शेक्सपियर। नाम में ये ताकत है। तो नाम से बहुत सारा होता है, नाम में निहित होती है कई सारी बातें जो हैं उसके अंदर आ जाती है। इसलिए हमें ये कंटेक्स्ट बदलने की आवश्यकता है। जो लक्ष्य है हमारे पढ़ाने का लक्ष्य, हमारे शास्त्रों का लक्ष्य, जैसे हम अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं लाखानी साहब, तो अकाउंटेंसी में पहले हमने क्या सिखाया? मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। वो भी विदेश से ही आया। फिर कहा मैक्सिमाइज, नो नो नो, डोंट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, वो गलत कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमाइज योर वेल्थ, वेल्थ में वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान दो। प्रॉफिट तो आपको अपने आप बढ़ेगा, बराबर, वेल्थ को मैक्सिमाइज कर। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भी गलत है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएशन करो, उसमें सब आ जाता है। उससे बड़ा कंसेप्ट ये है। अभी नई भी 2-4 धाराएं आ रही हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कभी भी मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट,
हमने ये कहा आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, तो सिंपल हमारे शास्त्र कहते हैं, कौटिल्य कहता है शुभ और लाभ बराबर होने चाहिए। लाभ यानी प्रॉफिट, आप जो प्रॉफिट कर रहे हैं उससे समाज का अगर नुकसान होता है, समाज का शुभ नहीं है, तो लाभ आपके लिए भी खतरे में है, समाज के लिए भी खतरे में, शुभ लाभ। तो लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, अकेले प्रॉफिट को मत देखिए, यू सी द शुभ ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का शुभ जो है वो आपको देखना है। अब आप देखिए कि हम बात करते हैं CSR की, हमारे यहाँ तो CSR की बात बहुत पहले से की गई है। CSR की बात कौटिल्य नीति में, चाणक्य नीति में आई है कि धर्म का मूल क्या है, दया, दया धर्म का मूल है। तो दया का मूल क्या है, तो दया का मूल दान है। हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। इन 4 में 2 पुरुषार्थ है, धर्म एंड मोक्ष, दिस आर स्पिरिचुअल गोल्स, एंड 2 जो है वो फिजिकल है, भौतिक है। कौन सा, अर्थ एंड काम। तो ऑलरेडी भारतीय जो परंपरा है वो अध्यात्म एंड स्पिरिचुअल, अध्यात्म एंड भौतिक दोनों को समाहित करती है, न केवल भौतिकता को प्रोत्साहन देती है, न ही केवल आध्यात्मिकता की बात करती है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल नीड्स। ये बात हमें बच्चों को समझानी है। हम भौतिक के पीछे जा रहे हैं, जितने हम भौतिक के पीछे जाएंगे उतना ही हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उतनी ही हमारी समस्याएं बढ़ेगी। इसीलिए आप देखिए कि आज हम CSR लाए हैं, CSR में हम देखते हैं 2% आप कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते हैं। अब CSR लाने से, कंपेल करने से ये होगा, उससे ज्यादा हम मनुष्य के एल्गोरिदम पर काम करें, उसकी वैल्यू सिस्टम पर काम करें कि उसको ही कोई कायदे की जरूरत नहीं है। आप उसको अंदर से ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कमा रहा हूं इस सोसाइटी के भले के लिए, समाज के लिए, ये समाज का एक भाग है, समाज ने ही मुझे ये सब दिया है, इसीलिए मुझे समाज को वापस देना चाहिए। ये भाव JRD टाटा में था। अब आप देखिए 1909 में JRD टाटा ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा डोनेट कर दिया। तब तो कोई CSR लॉ नहीं था, CSR का रूल नहीं था, कोई सरकार ने नहीं कहा था, कंपनी एक्ट भी नहीं था। ऐसे समय में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति में से एक ऐसा भवन बनाओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज भी जब भी भारत के बेस्ट जब पूरे विश्व के 2% इंस्टीट्यूट का नाम लिया जाता है, उसमें सबसे पहला नंबर किसका आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। साइंटिस्ट जो है हमारे नासा में भी जो साइंटिस्ट हम देखते हैं वीडियो में, वो सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हैं। वो कहां से गए, टाटा ने जो पैसा कमाया वो वहां पे दिया। 400 एकड़ जमीन उस समय टाटा ने भेंट में दे दी, क्योंकि मेरे देश के लिए उसकी आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने दे दी। सो पहले कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, अपने आप में होती थी, हर एक व्यक्ति में होती थी। हम भी आप देखिए कि हमारे मैं तो किसान का पुत्र हूँ, हमारे यहाँ जमीन है, खेती है, तो मुझे पता है जब खेती में पहली फसल आती है तो वो हमारे घर नहीं आती थी, खेत से सब प्रोसेस होके जब पैक हो जाती है तो वो हमारे घर नहीं आती है, पहले जाती है मंदिर में, राइट, फिर जाती है हमारे जो हमको जिन्होंने मदद की इस खेती करने में, ऐसे किसानों के घर में जाती है, फिर जाती है जो चबूतरा होता है उसके लिए, जो राम जी मंदिर के बाहर एक चबूतरा है पशु पक्षियों के लिए, वहां पे जाती है, और अंत में वो फसल जितनी रहती है वो हमारे घर पे आती है। दिस इज ऑल्सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं जो भी कमाता हूं, मैं भी जो भी अर्न करता हूं, राइट, फर्स्ट उसका जो भाग है वो सोसाइटी को अर्पित करना चाहिए। किसान में ये भावना थी, हमारे में ये भावना अभी नहीं है, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ जितना आदमी पढ़ता लिखता जा रहा है उतनी समस्याएं बढ़ती जा रही है। उसका कारण भी ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हम जब आजाद हुए तब हमारा लिटरेसी लेवल 12% था। नाउ जब 12% था तब हमारे पुरखों ने, महापुरुषों ने कहा कि आप शिक्षा व्यवस्था को सघन बनाएंगे, आपका लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो आपकी समस्याएं कम हो जाएगी। नाउ अवर लिटरेसी रेट इज 87%। समस्याएं बढ़ी कि कम हुई? हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? आप देखिए, तब हाइपोथेसिस रखा था हमने कि 12% से 87% या आगे जाएंगे,
समस्याएं कम हो जाएगी, समस्याएं कम नहीं हो रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। हम शिष्टाचार तो सीख गए हैं लेकिन सदाचार को भूल गए हैं। ये सदाचार को लाने के लिए ये भारतीय ज्ञान परंपरा को लाने की आवश्यकता है। हमने यही सोच लिया, जो व्यक्ति अच्छा पहनता है, अच्छा बोलता है, टाई कोट पहन के, अभी तो ये फैशन आई કે if I speak in English, you know, આમ ખભા ઉલાડીને બોલે અને બહુ બધા તાળીઓ પાડે, એવું લાગે કે વિદ્વાન છે માણસ. આ શિલાબેન એવું છે, ગુજરાતીમાં તાલવ્ય અને દંતવ્ય છે, અંગ્રેજીમાં સ્કંદવ્ય છે. ખભો ઉલાડીને, you know friends, I am very much thankful to Prajapati sir and for inviting me to deliver this lecture. એમ એવું બધું બોલે, હા, ચાપલાસ કરીને, તો બધાને બહુ ગમે કે હા તો બહુ જોરદાર માણસ છે, આ તો લાયા, બાકી બહુ સારા વક્તા લાયા છે. આપણો કોલોનિયલ માઇન્ડસેટ હજી જતો જ નથી, બ્લડમાં જ આવી ગયું છે. મારે ત્યાં વર્ષ પહેલા ઘણા બધા લોકો મને મળવા આવે છે, તો મળવા આવ્યા, છોકરાઓ મળવા આવ્યા કે સર, યુ નો વી આર ફ્રોમ ગુજરાત ઓનલી, બટ યુ નો વી હેવ સ્ટડીડ